नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ AR बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में हुआ 3 दिवसीय G20 सम्मेलन। विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू। 7 विदेशी मेहमान दिल्ली लौटे। प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार का नवाचार। सभी स्कूल में बुक बैंक बनाएगी सरकार। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा। हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री रावत, सांसद निशंक समेत संतों ने की शिरकत। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर हुई चर्चा। नैनीताल पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी। 139 ग्राम स्मैक की गई बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। भगवानपुरा में युवक पर लाठी डंडों से हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्रनगर में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू हो गई है। शनिवार शाम को जोली ग्रांट एयरपोर्ट से 7 विदेशी मेहमान वापस दिल्ली लौटे, जहां से वे अपने देश के लिए रवाना हुए। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर SDM शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और संस्कृति विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत किया। जोईवाल के SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नरेंद्रनगर में G20 समिट में भाग लेने के बाद विदेशी मेहमान जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें हवाई सेवा के माध्यम से वापस दिल्ली के लिए रवाना किया। प्रदेश के ऐसे तमाम छात्र जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से कई नई पहल की जा रही हैं, जिससे उत्तराखंड में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। इसी कड़ी में सरकार की ओर से बुक बैंक की सुविधा सभी स्कूल में दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने हर स्कूल में एक बुक बैंक स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों के पास भरपूर किताबें मौजूद हो। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले साल हमें किताबों की कमी न हो, इसलिए हम सभी स्कूलों में बुक बैंक स्थापित करेंगे, जहां छात्रों के लिए पहले से किताबें रखी जाएगी। लगभग सभी स्कूलों में चले गए हैं और इस बार हमने ये भी निर्णय कर दिया है कि इस साल से अब स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उतने बच्चों के लिए बुक बैंक बन जाएगा। अब हर साल किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिद्वार में हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। सनातनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी साधु संतों ने अपने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए भाजपा सरकार के राज्य में यहां का तेजी से विकास हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और पूरे विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है, तो उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार यहाँ चलती रहती हैं। तो आज हम सभी लोग उनको शुभकामना देने के लिए आए। यहाँ संत समाज का हरि आश्रम में एक समागम है, तो मैं अपने सभी आदरणीय संतों जो नक्षत्र हैं हमारे अध्यात्म के, उन सबको प्रणाम करने आया।
बातें जो है उनका जो बात वो सब है, उसमें सभी राजनेता धर्म सत्ता की लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी को जो है समभाव से ये जो है और करते हुए, क्योंकि संत का कार्य क्या है, संत का सबकी भलाई का कार्य, वो सभी ऐसे इसके लिए संतों की संगति और महापुरुषों का जो संग, ये परमेश्वर का मिलाप कर। कोटद्वार कर्णाश्रम के पास बहने वाली मालिनी नदी में क्लीन कोटद्वार मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया, जिसमें एनजीओ समेत स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। बता दें कि यह अभियान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चलाया है। दरअसल शहरों में बहने वाली नदियों की हालत गंदगी के चलते दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। साथ ही इससे कई बीमारियां भी पैदा हो रही है। इसी को लेकर यह अभियान चलाया गया। यंग बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन यंग बच्चों को कोटद्वार बुलाया जाए और एक प्रयास किया जाए मिशन क्लीन कोटद्वार के लिए, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के साथ यहाँ का युवा जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा और जो हम चाह रहे हैं, जो लोगों के संस्कार में जो हैबिट हम डालना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, बीजीयू के बच्चे, सब हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि सफाई क्यों आवश्यक है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेवेश ने लैंड जिहाद के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अघोषित बिजली कटौती और खराब सड़कों जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में भी सरकार ने गरीब लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मैंने आप पहले भी कहा, जब नगीना प्रकरण हुआ, अभी जो रेलवे का हटा है, वहां पे मानवता या मानवीय दृष्टिकोण जिस सरकार में ना दिखाई दे, और ये बार बार ये लैंड जिहाद, लव जिहाद वाली बातें जो होती है भारतीय जनता पार्टी के लोग तब करते हैं जब इन्हें पब्लिक पूरी तरीके से घेर चुकी होती है, जब मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो और महंगाई का, तो तुरंत ये परिवर्तित करके ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि धार्मिक उन्माद की सुगंध और बू आती है। नैनीताल पुलिस की ओर से चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार 2 युवकों को 139 ग्राम अवैध स्मैक के साथ अरेस्ट किया। फिलहाल अरेस्ट किए गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि ये दोनों आरोपी यूपी के बरेली के रहने वाले हैं, जो सगे भाई हैं। दोनों आरोपी एफजी में ड्राइविंग का काम करते हैं, जो नियमित नहीं मिलता है, जिसके बाद आरोपी अवैध स्मैक का काम करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस काम को अपनाते हैं। वहीं एसएसपी की ओर से अरेस्ट करने वाली टीम को 5,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस को देखकर के भागाधिकारी के द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया। चेकिंग से इनसे 139.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनमें महिपाल का पहले भी चोरी में जेल जाना ज्ञात हुआ अभी तक। और इनके द्वारा बताया गया कि नन्ही जो ट्रांजिट कैंप में रहता है, उससे ये लोग माल लेते थे। ये बेसिकली बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन हाल में ट्रांजिट कैंप में रहते हैं। पुलिस और एसओजी द्वारा जो कंबाइंड अभियान में अच्छी सफलता प्राप्त की है, उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा की। भगवानपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पुराना है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चुड़ियाला गांव निवासी प्रियांशु अपने परिवार के साथ मंदिर में गया था, जहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में प्रियांशु घायल हो गया। पीड़ित ने इस मामले में भगवानपुर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के आत्महत्या मामले में अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल मृतका के पति ने कॉलेज के निदेशक और विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मैटरनिटी लीव और अन्य लीव लेने पर उसे परेशान करने और प्रमोशन रोकने का आरोप है। वहीं कॉलेज के निदेशक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। एसएसपी ने एक जांच टीम गठित कर पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगा दिया है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम कॉलेज में पहुंचकर जांच में जुट गई है।
हम तो स्तब्ध हैं इस बात से, क्योंकि भाभी जी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। बहुत सौम्य थी, बहुत धैर्यशील थी और हमेशा अपने हर एकेडमिक में वो टॉपर थी और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। ये बात हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। खुद मैं घुड़दौड़ी में काम करता था। पिछले 1 साल पहले मैंने 5 साल वहाँ काम किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ नौकरी ही नहीं खा रहा है ये इंस्टीट्यूट, ये हमारे बच्चों को भी खा रहा है। जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दी है और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व SDRF की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आपको सुनाते हैं PM मोदी के मन की बात को। वो बहुत ही हेल्दी है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में। जी, वहाँ पे हम रुके थे NIT त्रिची में, उसके बाद IIT मद्रास में। तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक CII का वेलकम सेरेमनी था, तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे, जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए। आप तो लिखोगी आप? जी जरूर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। साथियों, भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना। विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के CEO, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है। मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूं तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे। हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आप लोहागढ़ थाना क्षेत्र के 12 कोट क्षेत्र की एक 16 साल की नाबालिग किशोरी बीते मंगलवार को खरीदारी करने लोहागढ़ बाजार गई थी और लापता हो गई। नाबालिग के पिता की ओर से लोहागढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लोहागढ़ पुलिस ने SO मनीष खत्री के नेतृत्व में नाबालिग की तलाशी शुरू की थी और लोहागढ़ थाने के SO मनीष खत्री ने बताया कि नाबालिग किशोरी की तलाश के लिए पुलिस ने
एसआई सुष्मिता राणा की नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करी और जांच के दौरान युवती की लोकेशन बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में पाई गई, जिसके बाद एसआई सुष्मिता राणा और उनकी टीम की ओर से बहादुरगढ़ जाकर युवती को सकुशल दस्तयाब किया गया। देखिए, हमारे थाना क्षेत्र से जो है बाराकोट एरिया से दो नाबालिग बच्चे जो हैं बिना बताए घर से नाराज होकर चले गए थे। तो हम लोग के द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर इसमें जो है हमारे विवेचक नियुक्ति है और विवेचक उप निरीक्षक सुष्मिता राणा द्वारा बहादुरगढ़ हरियाणा से जो दोनों नाबालिग बच्चे हैं इनको सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही जो पिछले हफ्ते ही एक नाबालिग बच्चा और यहाँ से गुमशुदा हुआ था, उसकी भी हमने बरामदगी कर ली है। तो इसी वीक के अंदर हमने 3 नाबालिग बच्चों की बरामदगी अभी तक हम कर चुके हैं। में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तराई पूर्वी वन विभाग में अब तक 80 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चल रहा है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के वन क्षेत्र में अब तक 80 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि खाली कराई गई है और ये अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही स्थायी अतिक्रमण को भी नोटिस देकर जल्द ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तराईपुरी वन प्रभाग जो है, चूंकि ये तराई एरिया है और इसमें अतिक्रमण के काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं और हमारा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित भी है। तो अभी तक जो है हम निरंतर लगातार जो है अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और 80 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो अतिक्रमण है तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो है हमने अभी तक खाली करवाया है। और इसमें जो है अस्थायी कुछ ऐसे निर्माण भी थे जिनको जो है ध्वस्त किया गया है। इसके आगे भी जो है हम जहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है निरंतर नोटिस वगैरह जो है वो दे रहे हैं और जो जहाँ पे अतिक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं, जो सेक्शन 66 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो है जो कार्रवाई हमने करनी है उसमें जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी के चलते नगर निगम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से सिंधी चौराहे के पास मंगल पड़ाव क्षेत्र और लाइन नंबर 1 में अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कई अवैध फड़ भी देखे जिनका सामान जब्त किया गया। इसके अलावा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि एक परिवार से केवल एक ही फल विक्रेता को लाइसेंस मिलेगा। वहीं कई ऐसे दुकानदार भी दिखे जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर सामान रखने के लिए पक्का निर्माण भी कराया है, उन्हें जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। इसके अलावा नगर निगम की ओर से हिदायत भी दी गई कि अपने क्षेत्र में ही व्यापार करें, अन्यथा आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। पक्के निर्माण में दिखाई पड़े। जब लोगों ने अपना सामान पीछे किया तब हमें पक्के अवैध निर्माण दिखाई पड़े जो सड़कों पर निर्माण है, नालियों पर हैं। हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे नगर निगम क्षेत्र को 20 जोन में बांटा गया है और हर दूसरे तीसरे दिन एक जोन को टेकअप किया जाएगा। लगातार उन्हें मुनाजिरी कराई जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि सड़कों पर, नालियों पर, फुटपाथ पर कब्जा न करें, अवैध बिल्डिंग न करें। बिल्डिंग कार्ड है और बिल्डिंग जोन में नहीं खड़े होते हैं, चलते फिरते व्यवसाय करें। एक स्थान पर खास करके सड़क, नाली और नाले पर या फुटपाथ पर खड़े होकर के अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसी दशा में आपके बिल्डिंग लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं, सामान जब्त किया जा सकता है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देश पर आपदा मित्रों को आपदा के वक्त बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोहागढ़ थाने में पीआरडी, होमगार्ड, फायर और पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी। मास्टर ट्रेनर भरत गोसाई ने सभी आपदा मित्रों को आपदा के समय उपयोग में लाने वाले उपकरणों की जानकारी दी, उनके प्रयोगों के बारे में बारीकी से बताया। मास्टर ट्रेनर भरत ने बताया कि आपदा मित्रों को विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ खुद को सुरक्षित रखते हुए रेस्क्यू करना चाहिए, एक टीम वर्क की तरह काम करना है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान सभी आपदा मित्रों को आपदा किटों का भी वितरण किया गया। ये सर रेस्क्यू के बारे में बता रहे हैं आपदा मित्रों को और पुलिस थाने में और फायर को
ताकि आपदा में जो है ये रेस्क्यू करें। जो अभी बताया वो बताया सी पुली एंड जेड पुली। ट्रेनिंग को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई है, कैजुअलिटी को लाना नहीं जाना और हमें किस तरह से रैपिंग करनी है, किस तरह से हमको अब कैजुअलिटी को बचाना है। इस तरह की हमें ट्रेनिंग मिली जिससे हमें बहुत फायदे मिले। समय समय पर जब ट्रेनिंग मिलती है तो एक हमारी तैयारी बनी रहती है और एक आदत बनी रहती है। और हमारे गोसाई जी आपदा प्रबंधन जो आए, जिन्होंने अभी आपको बताया, लेकिन उनके द्वारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ कोई आदमी भूल जाता है, कोई वो रिमाइंडर हो जाता है उससे। और इसी प्रकार से आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे आपदा मित्र सब साथ में आए और इनसे बहुत सहयोग भी मिलता है हमें। लाल कुआं के दानो इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कई क्षेत्रों के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को दूरभाष के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने संबोधित किया। कहा कि बिंदु खता और उसके आसपास क्षेत्र जो भी वन भूमि है उसको राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जल्द सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इसी के तहत वन अधिकार समिति का गठन किया जाना है, जिसमें सभी क्षेत्रों के सामाजिक लोगों की चयन प्रक्रिया भी बिंदु खता राजस्व गांव बनाए जाने का एक हिस्सा है। राजस्व ग्राम बनाने के लिए FRA 2006 के तहत एक प्रक्रिया गतिमान है। तो आज उसका जो प्रथम चरण होना था, जिसमें एक ग्राम पंचायत समिति का गठन होना था, उस समिति के गठन का कार्य यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सभी लोग उसी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए थे और इसके बाद की जो भी कार्यवाही है वो FRA के तहत आगे की जाएगी और बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम किस प्रकार बनाया जाएगा, इस संबंध में पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। उसके निमित्त आज ये पहला जो चरण है समिति का गठन, उसके लिए आज यहाँ पर सभी लोग हम एकत्रित हैं। खबर अवैध खनन से जुड़ी हुई है। खानपुर और लक्ष्य क्षेत्र में अवैध खनन पर हल्ला बोलते हुए विधायक खानपुर उमेश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ बालावाली क्षेत्र में खनन माफिया इतना बेखौफ है कि बीच गंगा में खनन करने के लिए पनडुब्बी तक लगाई गई है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि प्रशासन के नाक के नीचे इतना भारी भरकम सिस्टम लगाया गया है और प्रशासन को खबर तक नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। इससे साफ जाहिर है कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। बता दें कि अवैध खनन के डंपरों की टक्कर से बीते 3 दिन में इस क्षेत्र में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। करीब 250 अतिक्रमणकारियों ने 2 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमण करते हुए सरकारी भूमि पर निर्माण कराए थे। करीब 1 महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस बार प्रशासन की टीम ने JCB से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और PSC के जवान मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जोरदार हंगामा करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेसियों ने सड़क के बीच बैठकर धरना देने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रशासन ने विरोध कर रहे करीब 26 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों को हिरासत में लिया। हटाने की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया चुका है और इनको बता दिया गया था कि सरकारी भूमि से अपना सामान खुद ही हटा लें, वरना इनका सामान खुद हटाया जाए। अभी जो भी चिन्हित हुए हैं, जो भी चिन्हित किए गए अभी वो चल रहा है, उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं है, आराम से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी लगभग हमने 200 लोगों को चिन्हित कर रखा है इसमें। और जो हमारी रेलवे की बाउंड्री लाइन है वो हमारे विभाग की जमीन की सीमा है। वहाँ से हम 24 मीटर लेंगे इधर को। 24 मीटर की परिधि में जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो सारे हटेंगे। अभी तो हमने रेलवे मार्केट से ले रखा है ये बेनी बाजार तक, बेनी बाजार को छोड़ के। आज बेनी बाजार नहीं है। देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो अत्यंत गलत है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था। परसों हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार देखिए अनैतिक कर रही है। 150-200 व्यापारी हैं जो इतने पुराने समय से यहाँ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। सब लोग आज बेघर हो गए हैं और एक लोगों से मिलकर हम लोग हाल चाल जान रहे हैं।
तो हम लोगों को खुद बड़ी पीड़ा है इस बात की, और हम अफसोस जाहिर करें कि हम इन लोगों का साथ नहीं दे पाए। चलिए आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में हुआ 3 दिवसीय G20 सम्मेलन, विदेशी मेहमानों की वापसी शुरू, 7 विदेशी मेहमान दिल्ली लौटे। प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार का नवाचार, सभी स्कूल में बुक बैंक बनाएगी सरकार, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा। हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री रावत, सांसद निशक समेत संतों ने की शिरकत, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा। नैनीताल पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी, 139 ग्राम अवैध स्मैक की गई बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। भगवानपुर में युवक पर लाठी डंडों से हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।